चूरू के एलआईसी के आगे राहुल गांधी व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज अडानी घोटाले के विरोध में नारेबाजी कर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अडानी जैसे लोगों को पनपाने के लिए देश की जनता के रुपए लेकर उनको लूटने का काम कर रही है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने करीबी दोस्तों और चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति से देश के मध्यम वर्गीय लोगों को डुबाने का काम किया है। अडानी समूह ने एलआईसी व एसबीआई जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेन देन व निवेश कर एलआईसी के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों व एसबीआई के 45 करोड़ खाता धारकों को प्रभावित किया है। इस मौके पर निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी, तारानगर प्रधान संजय कसवा, पूर्व बीसूका उपाध्यक्ष आशाराम सैनी आदि मौजूद रहे। आज चूरू जिला हेडक्वार्टर के ऊपर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये जो विरोध प्रदर्शन है ये अडानी के खिलाफ किया गया है। अडानी के द्वारा केंद्र सरकार के इशारों पर, या यूं कहें कि मोदी जी के इशारों के ऊपर अडानी ने एसबीआई व एलआईसी से करोड़ों रुपए जो हैं, अरबों रुपए जो है उन्होंने अपनी निजी कंपनियों में लगा दिए, और जिससे आज हुआ ये कि एलआईसी और एसबीआई एक ऐसी संस्थाएं हैं जिनके अंदर भारत का शायद प्रत्येक घर के अंदर से उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा रखी है, और आज उन सभी का पैसा जो है वो डूब रहा है, और इससे भारत के करोड़ों लोग जो है वो आहत हो रहे हैं। हमारे नेता राहुल जी गांधी ने इसी संकल्प के साथ में कि ये जो अडानी को मोदी के इशारों के ऊपर इसको जो संरक्षण दिया गया है वो संरक्षण वापस लिया जाए, और ये जो भारत के लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय ना हो, और सभी का पैसा जो डूब रहा है वो पैसा जो है नहीं डूबना चाहिए। इसी के लिए आज हम सब के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है। रतनगढ़ के राजकीय जालान पीजी कॉलेज में मंगलवार को होने वाले छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। कॉलेज में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई लक्ष्मी कंवर एबीवीपी की प्रत्याशी है, वहीं छात्र संघ उपाध्यक्ष दिव्या हरिद्वाल एनएसयूआई की प्रत्याशी हैं। छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एवं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक अभिनेश महर्षि का नाम आने पर एनएसयूआई कार्यकर्ता आज लामबंद हो गए तथा नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। इस दौरान विधायक का पुतला भी फूंका। छात्र संघ उपाध्यक्ष हरिद्वाल ने बताया कि यदि मंगलवार के कार्यक्रम में उनकी उपेक्षा होती है तो वे आंदोलनात्मक कदम उठाएंगी। सूचना पर सीआई सुभाष बिजारनिया भी कॉलेज पहुंचे तथा आक्रोशित लोगों से समझाइश की। उपाध्यक्ष और यहाँ मेरी उपेक्षा की जा रही है। मैं भी सरकार के जनप्रतिनिधियों को यहाँ बुलाना चाहती हूँ, लेकिन वो बस एक छात्र संघ उद्घाटन होकर एक बीजेपी का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जिसमें प्रिंसिपल मेरे पे दबाव डाल रहे हैं और हर तरह से मेरे पे दबाव डाले जा रहे हैं कि आपकी नहीं सुनी जाएगी। मैं चाहती हूँ कि सारे जनप्रतिनिधि आए और अच्छे से ये प्रोग्राम हो, लेकिन वो किसी एक पार्टी का प्रोग्राम करवाना चाहते हैं जिससे मैं असहमत हूँ, और इस कारण मैं आंदोलन करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने 4 दिन से मेहनत की, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं, तो मेरे को उग्र रूप लेना ही पड़ा। यदि ये आज मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं अवश्य ही कल आंदोलन करूंगी, और अगर फिर भी नहीं माने तो मैं आत्महत्या करने को तैयार हूँ। अगर अभिनेश महर्षि और राजेंद्र राठौड़ इस प्रोग्राम में आएंगे और मेरी तरफ से कोई नहीं आएगा तो मेरे ऊपर से गाड़ी निकलेगी और मैं आत्महत्या करूँगी। प्रशासन में ऐसे बोल रहा है कि अध्यक्ष की मानी जाएगी, जो वो बोल रही वही किया जाएगा, और किसी की नहीं मानी जाएगी, जबकि मैं भी एक पदाधिकारी हूँ, मैं भी चुनाव लड़के जीत के आई हूँ यहाँ। यही कि वो एक पार्टी के लोगों को यहाँ बुला रहे हैं, मेरी पार्टी से कोई नहीं आ रहा, नया कोई और व्यक्ति को यहाँ बुलाना चाहते हैं, वो बस और प्रिंसिपल पर दबाव डाला जा रहा है उनकी तरफ से। अध्यक्ष प्रत्याशी भी रह चुका हूँ यहाँ पे। 7 तारीख को छात्र संघ उद्घाटन रखा गया है। 7 तारीख को उद्घाटन रखा गया है, जहाँ पे अपनी मनमर्जी करके सभी बीजेपी के पदाधिकारी को बुलाया जा रहा है। हमारी कैंडिडेट है एनएसयूआई की उपाध्यक्ष दिव्या हरिद्वाल। उसने मांग रखी थी कि हमारा एक कैंडिडेट आए, फिर उन्होंने उसका मना करके और अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और हम आंदोलन करेंगे। आज तो हमने आंदोलन किया है और अनिश्चित काल हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, और कल अगर हमारी मांग नहीं रखी जाती है तो हम पूरे प्रोग्राम का बहिष्कार करेंगे। कौन है अतिथि कार्यक्रम? और हम जो भी अतिथि आएंगे उनको काला झंडा दिखाएंगे, अन्यथा उनका प्रदर्शन करेंगे। कौन अतिथि है कल कार्यक्रम में? कल अभिनय जी महर्षि। हाँ सर, छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उन उपेक्षाओं का वो जो है उन पे आरोप लगाया जा रहा है पुलिस प्रशासन पे। क्या कहना है? कारण तो ऐसा है कि छात्र संघ का उद्घाटन होना है, और उसके लिए जो विद्यार्थी जीते हुए हैं वो अलग अलग संगठनों से हैं। एबीपी से भी हैं, अध्यक्ष महासचिव एबीपी से हैं, उपाध्यक्ष से वो एनएसयूआई से है।
अब अध्यक्ष वगैरह ने मांग की है कि भाई 7 तारीख को हम उद्घाटन करवाना चाहते हैं। तीनों को बिठा के समझाइश कर दी। उसके बाद में वो जो उपाध्यक्ष है वो कह रही है कि नहीं 7 को नहीं, मेरे तो 8 को कराओ, चूँकि उद्घाटन तो एक ही दिन के लिए होना है। विधायक की स्वीकृति भी ले ली गई है। छात्र संघ के दोनों पदाधिकारी हैं जो उच्च पद हैं। वैसे छात्र संघ में सर्वोच्च पद अध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष से चाहता है कि 7 तारीख को उद्घाटन हो। अतिथियों की उन्होंने सूची दे दी। हमारी तरफ से कोई राजनीति नहीं की जा रही। कांग्रेस के अंदर भी प्रतिनिधि है, उनका भी उन लोगों ने नाम दिया है। इंदिराज जी खीचड़ है, उनका भी नाम दे रखा है। रमेश सिंधुरिया का भी नाम दे रखा है। विधायक जी का भी नाम है। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ है, उनके अतिथि के रूप में उन्होंने नाम दिया। उपाध्यक्ष किसका नाम दिलवाना चाह रहे हैं? उपाध्यक्ष तो कह रही है कि मैं 8 तारीख को करो, बाद में बताऊंगी। 8 तारीख को तो फंक्शन तो एक ही होना है। अब इस बात पर तो उनके हिसाब से तो कैसे हो, और अध्यक्ष की बात नहीं मानेंगे तो नियमों का उल्लंघन होगा, क्योंकि सर्वोच्च पद तो छात्र संघ का अध्यक्ष ही है। इसलिए इस बात को लेकर वो आंदोलन रहता है। बाहर से लोग इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद में हमारे बस में कुछ रहा नहीं। विद्यार्थियों को समझाना तो हमारे बस में था। कोशिश भी की 2 दिन तक लगातार। आज सीएम साहब भी इसीलिए पधारे थे कि बच्चों को बैठ करके एक बार समझाइश करते हैं, ताकि विवाद अगर किसी तरह का नहीं हो, शांति से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विद्यार्थी अभी तक आ ही नहीं पाए। 11 बजे का समय दिया हुआ था साहब के साथ मीटिंग का। सर्कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इनका कहना कि हम प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, तो क्या रूपरेखा रहेगी आपकी ओर से? जी रूपरेखा तो हम तो बाहर वालों को कैसे रोक सकते हैं। हम तो उनको समझा करके ये कह सकते हैं कि पूरे महाविद्यालय का कार्यक्रम है, पूरी गरिमा के साथ में, अनुशासन के साथ में हो तो महाविद्यालय के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए भी एक अच्छी इमेज है। बाकी तो हमारे बस में तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम तो उनको ये कहते हैं कि शांति के साथ में आप सारे बैठो। जिस प्रकार से अध्यक्ष का सम्मान करेंगे उसी तरह से उपाध्यक्ष का सम्मान करेंगे। उसकी कुर्सी लगाएंगे, उसको साफा पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, स्मृति चिन्ह देंगे। हमने तो बराबर की व्यवस्था कर ली। हमारे लिए तो विद्यार्थियों को कोई भेद है नहीं। हमारे लिए तो चाहे किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ हो, हमारे लिए तो सभी विद्यार्थी बराबर हैं। राजस्थान सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं फ्लैगशिप कार्यक्रमों की जानकारी युवाओं तक पहुंचाने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की खास पहल पर एपीआरओ मनीष कुमार ने आज जिला मुख्यालय स्थित दिल्ली स्टडी सर्किल कोचिंग संस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से संवाद किया। कुमार ने युवाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि विभिन्न प्रकार की अफवाहों, गलत जानकारी एवं जन जागरूकता के अभाव के कारण हमें सही, स्पष्ट एवं उपयुक्त जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए हमें राज्य सरकार के निर्धारित प्रारूप एवं प्रसार सामग्री का उपयोग करते हुए अपनी एवं अन्य लोगों की जागरूकता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सूजस ऐप की जानकारी दी और बताया कि इस ऐप पर सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों की जानकारी तथा महत्वपूर्ण प्रकाशन उपलब्ध है। चूरू के नेचर पार्क के आगे आज संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग जयपुर के प्रदेश आह्वान पर 15 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग के पदाधिकारियों ने अनिश्चितकालीन धरने पर विरोध प्रदर्शन किया। समिति के जिलाध्यक्ष बाबू खान ने बताया कि वन कर्मियों को पुलिस, पटवारी व ग्राम सेवक आदि के समान वेतन दिए जाने, जंगलों में राजकार्य करने वाले वन कर्मियों को मैस भत्ता राशि 2200 रुपए दिलवाने, विभाग में कार्यरत प्रभाग कर्मियों को अन्य विभागों के पदोन्नति के अनुसार पदों पर पदनाम दिए जाने, वन कर्मियों को 50 रुपए साइकिल भत्ते के स्थान पर 2000 रुपए प्रति माह पेट्रोल भत्ता लागू करने, अवैध शिकार, खनन, अतिक्रमण व कटान आदि गैर वानिकी कार्यों की रोकथाम के लिए और स्वयं की सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाने सहित 15 मांगों को लेकर उक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर महासंघ के जिला अध्यक्ष रिशपाल सिंह चारण, वनपाल सुरेश, इंटक के उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा आदि मौजूद रहे। आज 6 फरवरी को महासंघ अपने वन श्रमिक संघ और अधीनस्थ के संयुक्त समिति के प्रदेश के आह्वान पर आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सभी कर्मचारी। हमारी 3 महीने सितंबर से मांग चल रही है प्रदेश पे और विभाग स्तरीय पर, और 6 तारीख को 1 जनवरी को फरवरी को हमारी जयपुर में भी महारैली हुई। अभी तक कोई राज्य सरकार वन प्रशासन से कोई भी इसकी सूद नहीं ले रही है और कर्मचारियों को लास्ट में परेशान होके अनिश्चितकालीन धरने के लिए हर जिले हेडक्वार्टर पर, संभाग पे, प्रदेश में, पूरे राजस्थान में आज वन श्रमिक संघ, वन अधीनस्थ और वाहन चालक तीनों यूनिट मिलके संघर्ष समिति ने पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन, एक अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है पूरे राजस्थान में। जब तक मांग नहीं होगी हम उठेंगे नहीं, धरना चालू रहेगा, आगे के लिए भी ये चालू रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम बाबू खान, जिला अध्यक्ष चूरू।
जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के निर्देशानुसार आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक में जिले की बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। साथ ही संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण पर भी विभागवार चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सीईओ PR मीणा ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य की संवेदनशील सरकार जन समस्याओं के निस्तारण के लिए अत्यंत गंभीर है तथा किसी भी माध्यम से मिलने वाली समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाना चाहिए। बैठक के दौरान DOIT संयुक्त निदेशक मनोज गरवा, CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी संतोष मेहरसी आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ के गांव जालेऊ में आज धूड़ाराम मेघवाल ने अपनी पुत्री के जन्म पर पूजन किया। वहीं बेटियों में हो रहे भेदभाव मिटाने की अनूठी पहल पर संगासार निवासी नारायण राम मेघवाल ने दोहिती होने की खुशी में सूचक दिया। चूरू बालिका महाविद्यालय में राजसहयोग इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के चौथे दिन आज छात्राओं के व्यक्तित्व विकास हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्राचार्य आशा कोठारी ने छात्राओं के कला कौशल की सराहना की तथा टीम भावना से कार्य करते हुए जागरूकता अभियान को जारी रखने हेतु प्रेरित किया। इस दौरान मेहंदी प्रतियोगिता में कोमल जांगिड़, रंगोली प्रतियोगिता में चेल्सी बुंदेला व आशु वार्ता प्रतियोगिता में सीमा कानखेड़िया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर व्याख्याता कविता पंसारी, अखिलेश कुमार बाटू, विनीता मंगल आदि ने निर्णायक की भूमिका निभाई। में छात्राओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और आज इस चौथे दिन में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। छात्राओं के लिए विशेष रूप से मेहंदी प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता, जिसके आयोजन में बच्चियों ने भाग लिया और बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां अपनी और कलात्मक सृजन का उन्होंने उदाहरण पेश किया। इस तरह ये 7 दिवसीय शिविर रचनात्मक हो, बच्चियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो और बच्चियां इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के उद्देश्य को सफल और सार्थक बनाए। इसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीतसर में आज विद्यालय प्रबंध समिति व विद्यालय विकास समिति के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ PEEO मोहनलाल डूडी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। डूडी ने बताया कि SMC व SDMC की विद्यालय के शैक्षिक व भौतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस अवसर पर मुख्य संदर्भ व्यक्ति रणजीत नायक, बाबूलाल शर्मा, फूलचंद डूडी आदि उपस्थित रहे। पड़िहारा कस्बे के व्यापार मंडल द्वारा आज जिला कलेक्टर के नाम SDM डॉक्टर अभिलाषा को ज्ञापन देकर सुजानगढ़ में छात्र की मौत प्रकरण में शिक्षकों पर दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की गई है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष एडवोकेट बिशन लाल रुलानिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्रधानाचार्य एवं 3 अन्य शिक्षकों पर लाडनू थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर इनको निलंबित कर दिया गया था, लेकिन उक्त आदेश रविवार को वापस ले लिया गया है। अब इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। इस मौके पर बजरंग लाल जोशी, रामकरण, मूलचंद प्रजापत आदि मौजूद रहे। धनाराम जी प्रिंसिपल पूनमचंद बगड़िया सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ के निलंबन व उनके खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे के बारे में हम ज्ञापन देने के लिए पास आए थे। जिनकी निष्पक्ष जांच की जाए। प्रिंसिपल का कोई भी कार्य नहीं होता जिसे उनको मुलजिम बनाया गया है, उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है कि निष्पक्ष जांच की जाए और उनको ये इनके खिलाफ जो दर्ज एफ वो विड्रॉ की जाए। किसी भी स्कूल सुजानगढ़ के अंदर हमारे पड़ियारे के धनाराम जी प्रजापत जो प्रिंसिपल है उनके खिलाफ में FIR लॉन्च की गई है। वो FIR झूठी है और धनाराम जी प्रजापत को पूरा चूरू जिला जानता है। नंबर 1 के अंदर प्रिंसिपल आते हैं, वो हमेशा उन्होंने कर्तव्य निष्ठा से काम किया है। ये जो FIR लॉन्च कराई गई समझ झूठी है। वो लड़का जिसने आत्महत्या की थी पिछले 1.5 महीने से नहीं आ रहा था, उनके घर वालों को बाकायदा जानकारी दी गई है, उसका नाम काटा गया है। उस लड़के की माँ भी वहाँ आई थी, सब बात उसे बताई गई है। उसके बाद में 10-12 दिन बाद में उस लड़के ने आत्महत्या की है। इसके अंदर धनाराम जी प्रजापत का कोई रोल नहीं है। हम यह चाहते हैं कि इस FIR को खारिज किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, इसीलिए हमने आज का ज्ञापन दिया है।
वहीं सुजानगढ़ के पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र द्वारा आत्महत्या के प्रकरण में शिक्षाधिकारियों व शिक्षकों के निलंबन को बहाल करने के बाद आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। इस दौरान एक जांच समिति का गठन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी चूरू को संयोजक बनाया गया है। इस बात को लेकर कर्मचारियों में रोष है कि जिस अधिकारी की रिपोर्ट पर शिक्षकों को निलंबित किया गया था, उनको ही पुनः जांच समिति का संयोजक बनाया गया है, जिस पर संघर्ष समिति ने उक्त जांच समिति से जिला शिक्षा अधिकारी को हटाकर किसी और अधिकारी को लगाए जाने की मांग की है। इस मौके पर रामकुमार खीचड़, भंवरलाल गुर्जर, बेधड़क बड़सरा आदि मौजूद रहे। चूरू के वार्ड नंबर 23 के रहने वाले एक टेंट व्यापारी के खाते से ऑनलाइन 45,000 से ज्यादा रुपए निकल गए। व्यापारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि शनिवार को किसी ने फोन पर कहा कि उनका आर्मी का कैंप रविवार को केंद्रीय विद्यालय में है, जिसमें 300 कुर्सी व 30 टेबल लेकर आनी है। आज जब सामान के लिए अज्ञात व्यक्ति का फोन आया तो उसने पेमेंट के लिए उसके फोन पे नंबर मांगे। जैसे उसने नंबर दिए तो 5 मिनट के बाद उसके बैंक से 45,000 से अधिक रुपए निकल गए। प्रदीप ने 1930 नंबर पर मामला दर्ज करवाया है। कल मेरे पास में 3 बजे के लगभग फोन आया था कि हम आर्मी के कोई कैंप लगाना चाहते हैं और ये केंद्रीय विद्यालय में। तो वो फोन आने पे मैंने उनको डिमांड दी कि 300 कुर्सियाँ और 30 टेबल। तो आज फिर दोबारा फ़ोन आया मेरे पास में और वो 300 कुर्सियाँ और 30 टेबल मैंने डलवा के फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आपके वो ड्राइवर का नंबर दे दो। तो ड्राइवर का नंबर भी दे दिया। उसके बाद में उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आपका पेमेंट कितना हुआ, बिल बना के भेज दो। तो मैंने बिल बना दिया 500 रुपये का। तो उन्होंने फ़ोन पे मेरे को 10 रुपये भेजे पहले, बोले आपको 10 रुपये पेमेंट आ गया। आ गया तो बोले ये अब कोड है आर्मी की तरफ से, पहले पेमेंट होगा तो ये कोड फीड कर दीजिए। मैंने वो जैसे कोड फीड किया तो 45,000 कुछ रुपये मेरे फ़ोन पे से निकल गए। राजलदेसर में 9 दिनों से लापता युवती मोनिका स्वामी का शव कस्बे के ही एक कुएं में बरामद किया गया। वार्ड नंबर 11 के दीनदयाल स्वामी ने बताया कि उनके छोटे भाई नेमीचंद स्वामी की 22 वर्षीय पुत्री मोनिका 29 जनवरी को प्रातः 6:30 बजे घर से निकली थी। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने गंभीरता दिखाते हुए जांच की। इसके अलावा परिजनों व राजस्थान के अनेकों सोशल मीडिया चलाने वाले युवकों ने भी युवती के गुमशुदगी में अपनी ओर से प्रयास किए, लेकिन कोई भी सुराग नहीं लगा। रविवार 5 जनवरी को कस्बे की श्री राजलदेसर गौशाला के ट्रोमा सेंटर के सामने एक खेत में बने कुएं से कुछ युवकों को बदबू का आभास हुआ, जिस पर तुरंत ही राजलदेसर पुलिस थाना को सूचना दी गई। थानाधिकारी ने युवती के परिजनों को इसके बारे में सूचना दी। सोमवार को SDRF टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया एवं युवती के शव को बाहर निकाला। युवती जन्म से ही मानसिक रूप से परेशान थी एवं मंद बुद्धि भी थी। दिनांक 29 से 1/23 को मेरे पास में नेमीचंद जी और उनके वारिसान आए और उन्होंने हमें घटना के बारे में बताया कि हमारी लड़की है मोनिका उर्फ मोना, जो 20-22 साल की है और वो थोड़ा सा मंदबुद्धि भी है और उसका इलाज वगैरह चल रहा है। वो थोड़ा सा उसको कुछ करने पे ज़्यादा गुस्सा वगैरह कर लेती है। तो वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है। तो उनके वारिसान के संपर्क में आने के बाद में मैंने और उन्होंने आपस में प्रयास किया, इधर उधर तलाश की, तो हमें कोई पता नहीं चला। उसके बाद में उनके वारिसानों ने थाने पे हमें रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश करने पर हमने MPR दर्ज की। MPR दर्ज करने के बाद में बच्ची के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल प्लस उसकी लोकेशन प्लस हमने आसपास के फुटेज, कैमरा CCTV फुटेज वगैरह सब चेक किए, लेकिन हमें ऐसा कोई क्यों नहीं मिला कि वो किधर गई, कहाँ गई। कॉल डिटेल में भी हमें किसी से दूसरे से किसी के संपर्क होने का कोई भी क्यों नहीं मिला। हमारे को जो कॉल डिटेल मिली उसमें जो भी बातें हुई थी वो परिवार के लोगों के साथ में ही बातें थी। तो परिवार वाले और पुलिस स्टाफ और मैं सारे समझ में लगे कि भाई बच्ची गई तो कहाँ गई। हम आपस में परिवार वालों के साथ में शुरू से ही संपर्क में थे और उनके रिश्तेदारों से संपर्क में थे। मैंने बीकानेर जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनका भी सहयोग लिया और हमारे चूरू साइबर एक्सपर्ट थे उनका भी सहयोग लिया और हम बार बार संपर्क करके इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। परसों मेरे पास में उनके वारिसान आए, मैं थोड़ा बिजी था, फिर भी मैंने उनसे संपर्क करके उनसे बातचीत की।
मेरे स्टाफ को उनके परिवार में उनके साथ भेजा और उनसे हमने गहनता से बातचीत की। तब हमें ये पता चला कि वो 1 या 2 बार पहले गणगौर के जब मेले भरते थे तो उस ट्यूबवेल की तरफ उससे वो मतलब वाकिफ़ हैं। तो हमने उस रास्ते पे जो उस दिन कोई मॉर्निंग में कोई निकला या कोई औरत या आदमी से कोई किसी का संपर्क हुआ तो हमने गहनता से उसकी तलाश की। तो हमारे को एक औरत और एक व्यक्ति मिले जिन्होंने बताया कि 6:30-7 बजे के करीब मैं और वो जो एक औरत थी उसका नाम बताया कि हम आगे पीछे जा रहे थे तो हमारे बीच से क्रॉस हो गई ये बच्ची, यहाँ तक आई थी, हाईवे तक आ चुकी थी। तब हमने जहाँ तक उन्होंने पॉइंट बताया हाईवे का उसके आसपास गहनता से चेक किया तो ट्रॉमा सेंटर गौशाला है उसके पास में एक पुराना ट्यूबवेल है तो हमने उसको चेक किया तो वो इतना बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों से पैक था कि उस पर तो कोई ऐसी संभावना मेरे नहीं मिली। फिर उसके उत्तर साइड में एक सुरेश दाइमा जी का सुनसान खेत है, उसमें एक ट्यूबवेल है तो उसके ऊपर एक टेम्परेरी जाल रखा हुआ था तो हमने वहाँ जाके भी उसकी तलाश की तो हमें कुछ स्मेल सी महसूस हुई तो और आवाज़ हुआ तो हमने शक के दायरे के तौर पे मैंने और भाई साहब विष्णु जी इनके सहयोग से हमने एक कैमरामैन और उनकी लीड मंगा के LED मंगा के हमने कैमरे को नीचे उसमें डाल के चेक किया तो हमें डाउट हुआ कि इसके अंदर कुछ न कुछ मानव जैसा दिख रहा है और हो सकता है कि मानव कंकाल है। तो हमने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया, उसके बाद में प्रशासन को अवगत कराया। चूरू बिसाऊ के टाई मोड़ पर रविवार को एक टेम्पो व ट्रैक्टर की भिड़ंत में 2 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 जनों को राजकीय भर्ती अस्पताल से जयपुर के लिए रेफर किया गया था जिनमें से एक ऑटो चालक की भी रास्ते में ही मौत हो गई। ऑटो चालक मृतक मोहम्मद कैफ रविवार को चूरू से अपनी मामी मेहरुनिसा, मामा की बेटी रेहान, मामा जवाई मोहम्मद फरमान आदि के साथ टाई गांव में गया था। शाम को वापस लौटते समय टाई की मोड़ पर अचानक सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ऑटो सवार मेहरुनिसा व ट्रैक्टर चालक संजय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 4 घायलों को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया। वहीं रास्ते में मोहम्मद कैफ ने भी दम तोड़ दिया। बिसाऊ के पास टाई मोड़ के पास ये एक्सीडेंट हुआ कल करीब 5:30 बजे और जो मृतक है मेहरुनिसा मेरी चाची वो अपने पीर जाके आ रही थी और आते वक्त सामने से वो टेम्पो के अंदर थे और टेम्पो के अंदर ट्रैक्टर चालक ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में ट्रैक्टर चालक और मृतक मेरी चाची मेहरुनिसा वो मौके पे ख़त्म हो गई, उनकी डेथ हो गई और बिसाऊ हॉस्पिटल में उनका रात को ही पोस्टमार्टम करवा के बॉडी हमने सुपुर्द कर ली थी। फिर उसके बाद में उसी टेम्पो के अंदर मोहम्मद कैफ नाम का लड़का था जो मेरी बुआ का लड़का है, वो उसको रेफ़र किया था चूरू से, बिसाऊ से चूरू और चूरू से जयपुर। जयपुर जाते वक्त रास्ते में फतेहपुर के अंदर ही उसने दम तोड़ दिया और अब उसका अभी भर्ती अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है और पोस्टमार्टम के बाद हम उसकी बॉडी सुपुर्द करेंगे।